हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर से जुड़ी हुई विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए। और इस आज के इस वीडियो में हम सितंबर के पहले 15 दिनों में जो भी महत्वपूर्ण गतिविधियां हुई हैं उनके ऊपर जो प्रश्न बनते हैं उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अपने वीडियो में हम आगे बढ़ें उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, हमारे वीडियोस को देखें, उन्हें लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में उसको शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताएं कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। तो आते हैं आज के अपने वीडियो के ऊपर और करंट अफेयर्स, ठीक है ना, और सितंबर के पहले 15 दिन, ठीक है, उनके बारे में आज हमको बात करनी है। तो इस क्रम में आज पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया जाता है? ठीक है, यहां पर हमारे सामने ऑप्शन ए है 12 सितंबर, ऑप्शन बी है हमारे सामने 15 सितंबर, ऑप्शन सी है हमारे सामने 16 सितंबर और ऑप्शन डी है हमारे सामने 19 सितंबर। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है जिसको हम यूएनजीए के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ठीक है, उन्होंने दुनिया भर की सरकारों को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है, और सब जगहों पर एक समान जैसे उपचार हो, समावेश हो और भागीदारी सब जगह से मिले, ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस को मनाने का प्रावधान किया था। और हर वर्ष ये जो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है वो 15 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो 15 सितंबर, और ये यहां पर हमारा ऑप्शन होता है बी, तो यहां पर हमारा सही ऑप्शन हुआ बी, 15 सितंबर, ठीक है। तो अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, और यह प्रश्न कहता है कि राजस्थान में चल रहे शुद्ध के लिए युद्ध, ठीक है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत हाल ही में भीलवाड़ा में भी इस अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान किससे संबंधित है? ऑप्शन ए तेल की कमी, ऑप्शन बी सब्जियों में कीड़े, ऑप्शन सी चीनी में कम मिठास, या फिर ऑप्शन डी खानों में मिलावट, ठीक है। ये जो देखिए भीलवाड़ा, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या कहते हैं, भीलवाड़ा में इसकी शुरुआत कर दी गई है और इसका अभियान का नाम है शुद्ध के लिए युद्ध। इस चीज की शुरुआत यहाँ पर की गई है, ठीक है। तो राजस्थान में वर्तमान में श्री अशोक गहलोत जी की सरकार है, उन्होंने सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर सख्ती बरतने के लिए और उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए ये इस अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत दूध और दूध से बने पदार्थों, मिठाइयों, मसालों, तेल, घी और बाकी जो खाद्य सामग्री है उसमें मिलावट को रोकने के लिए, ठीक है, जो भी ऐसा करता है उसको उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए इस अभियान की शुरुआत उन्होंने कर रखी है। तो यहां पर जो हमारा सही उत्तर होता है वो है हमारा ऑप्शन डी, खानों में मिलावट, जिसको अगर हम दूसरे इंग्लिश में बोलना चाहें तो कह सकते हैं कि एडल्टरेशन, ठीक है। एडल्टरेशन तो दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में एक किस्म का क्राइम है, ठीक है। और राजस्थान में इस अभियान की शुरुआत की गई है, ठीक। और अच्छा यही होगा कि देश के बाकी प्रदेशों में भी इस तरीके का अभियान शुरू किया जाए और खानों में जो जो मिलावट होती है, खाद्य सामग्री के केस में जो मिलावट होती है, ठीक है, उसके ऊपर रोक लगाई जा सके, ठीक है। तो यहां पर सही उत्तर होता है हमारा ऑप्शन डी, खानों में मिलावट। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अब विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमन हॉकी नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, जिसे सितंबर 2022 में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन हॉकी, ठीक है, ये जो इस पुस्तक की रचना
पूर्व डच फील्ड हॉकी खिलाड़ी, ठीक है ना। यहाँ पे जो हमारे सामने चार ऑप्शंस हैं उसमें जेम्स कॉलिंस, सोजर्ड मारिन, टीम हावर्ड और सोजर्ड मारिन यहाँ पे दो बार रिपीट हो गया है, बट एनी हाउ, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर भी सोजर्ड मारिन ही है, जो हॉलैंड के लिए पहले खेला करती थी, डच खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। उनके द्वारा ये पुस्तक जो है वो लिखी गई है, ठीक है, जिसको हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है और सितंबर 2022 में इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी और डी। ऑलमोस्ट क्या कहते हैं, दोनों सेम ही ऑप्शन है, तो फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर होता है सोजर्ड मारिन, ठीक है। ठीक है, तो अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। यह प्रश्न कहता है कि भारत के अगले 16वें अटॉर्नी जनरल किसको बनाया गया है। ऑप्शन ए है हमारे सामने सुशील वर्मा, ऑप्शन बी है हमारे सामने राजपाल सिंह, ऑप्शन सी है हमारे सामने आनंद मिश्रा और ऑप्शन डी हमारे सामने मुकुल रोहतगी। तो ये आपको पहले बता दें कि अभी तक क्या जो हमारे अटॉर्नी जनरल थे उनका नाम था के वेणुगोपाल, ठीक है ना। और उनकी जगह पर यह उत्तरदायित्व तो अब दिया गया है ऑप्शन डी मुकुल रोहतगी को, मुकुल रोहतगी को, ठीक है। वैसे आपको इस बारे में ये और बता दें, पहले तो यहाँ पे लिख ही दिया गया कि ये देश के 16वें अटॉर्नी जनरल हैं, ठीक है। और आपको ये जरूर बता दें कि इसके पहले मुकुल रोहतगी 2014 से लेकर के 2017 तक इस पद के ऊपर काम कर चुके हैं, ठीक है। उस 3 साल में उन्होंने इस पद के ऊपर काम किया था, यह पदभार उन्होंने ग्रहण किया हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है मुकुल रोहतगी। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। यह प्रश्न कहता है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बना है। यहाँ पे ऑप्शन ए है एचडीएफसी, ऑप्शन बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है पंजाब नेशनल बैंक और ऑप्शन डी है डीसीबी, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गारंटी के बारे में बात करें, ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है हमारा ऑप्शन ए एचडीएफसी बैंक, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को जारी करने वाला पहला पहला बैंक बना है, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की हुई है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NESL, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। और इस प्रथा को शुरू करने वाला ये भारत का पहला बैंक बन गया है, ऑप्शन ए एचडीएफसी। इसको यहां पर भी लिख लेते हैं बैंक। आते हैं अब अपने अगले प्रश्न के ऊपर। यह प्रश्न कहता है अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं। ऑप्शन ए विनीत चौधरी, ऑप्शन बी आवेश माथुर, ऑप्शन सी संजय खन्ना या ऑप्शन डी राजेश निगम, ठीक है। तो अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन है, ठीक है। और यहां पर यह कहना चाहिए कि वर्ष 1996 में अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ वित्त मंत्रालय वित्त के प्रबंधक के रूप में इन्हीं में से, इन चारों ऑप्शंस में से एक सज्जन थे जो शामिल हुए थे, ठीक है। और उसके क्या कहते हैं उनकी जो नियुक्ति की गई है उसके पहले वो कंपनी में वैश्विक वित्तीय परिचालन के प्रमुख के साथ साथ विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। और जिनको अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया का नया सीईओ बनाया गया है उनका नाम है संजय खन्ना, मतलब कि ऑप्शन सी संजय खन्ना। और अगर इनका एसोसिएशन देखा जाए तो जैसे हमने कहा कि 1996 में पहली बार ये अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ में जुड़े थे, तो मतलब कि करीब करीब 26 साल का एसोसिएशन जो है वो इनका अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ में रह चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन सी संजय खन्ना। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर।
किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर वजीफा स्कीम शुरू की है? ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर वजीफा स्कॉलरशिप एक तरीके की, उसको उन्होंने शुरू किया है। ऑप्शन ए है हमारे सामने महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है हमारे सामने पंजाब, ऑप्शन सी है हमारे सामने असम और ऑप्शन डी है हमारे सामने गुजरात। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब हम ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर वजीफा सिस्टम के बारे में यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो उन सभी कहना चाहिए राष्ट्रीय पदक विजेताओं, ठीक है ना, उनका ध्यान रखने के लिए, ठीक है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनके सिचुएशन को और मजबूत करने के लिए, ठीक है, इस प्रकार का जो इनिशिएटिव है वो लिया है ऑप्शन बी, पंजाब सरकार ने। ठीक है, और उन्होंने ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर को भी एक तरीके से कहना चाहिए, एक तरीके से एक सम्मान दिया है, उनको भी अमर कर दिया है इस स्कॉलरशिप स्कीम को चला करके। ठीक है, तो ऑप्शन बी पंजाब यहां पर सही उत्तर इसका होता है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। यह प्रश्न कहता है भारतीय सेना की खड़गा कोर और वायुसेना ने पंजाब में, ठीक है, खड़गा कोर वायु और वायुसेना ने पंजाब में संयुक्त कौन सा अभ्यास किया था? ठीक है ना, तो भारतीय सेना की खड़गा कोर और वायुसेना ने मिलकर के पंजाब में संयुक्त रूप से जो अभ्यास किया था उसका नाम है ए गगन स्ट्राइक। ठीक है, गगन स्ट्राइक। ठीक है, बाकी जो हमारे सामने ऑप्शंस थे उनमें ऑप्शन बी था जमीन स्ट्राइक, दूसरा था इंद्रधनुष स्ट्राइक और तीसरा था फिर अगेन गगन स्ट्राइक। यहाँ पर दो दो ऑप्शन फिर से रिपीट हो गए हैं। फिलहाल ऑप्शन ए गगन स्ट्राइक यहाँ पर हमारे सामने सही उत्तर बनता है। इस अभ्यास में क्या किया जाता है कि थल सैनिकों के समर्थन के लिए हमलावर हेलीकॉप्टरों को भी तैनात किया जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है गगन स्ट्राइक। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, और यह प्रश्न कहता है निजी क्षेत्र की पोस्ट हार्वेस्ट कृषि प्रबंधक कंपनी नेशनल कमोडिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एनसीएमएल, इंडिया ने किसे हाल ही में एमडी और सीईओ के पोस्ट के ऊपर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है हमारे सामने रोहित रॉय, ऑप्शन बी है हमारे सामने आदित्य पंचोली, ऑप्शन सी है हमारे सामने महेश मंजरेकर और ऑप्शन डी है हमारे सामने संजय गुप्ता। ठीक है, तो हम फिर से इसका नाम लेते हैं पोस्ट हार्वेस्ट कृषि प्रबंधक कंपनी नेशनल कमोडिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, एनसीएमएल। ठीक है, उसके एमडी और सीईओ की पोस्ट के लिए यहां पर बात हो रही है। ठीक, तो जब हम इसके इस पोस्ट के लिए बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन डी संजय गुप्ता। ठीक है, तो अ, इन्होंने इनको इस कंपनी ने हाल ही में एमडी और सीई की पोस्ट के ऊपर नियुक्त किया है। ऑप्शन डी संजय गुप्ता। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ठीक है, इसमें ऑप्शन ए है हमारे सामने कॉस्पर रूड, ऑप्शन बी है हमारे सामने जॉय सेलिसबरी, ऑप्शन सी है हमारे सामने वेस्ले कुलहॉफ और ऑप्शन डी है हमारे सामने कार्लोस अलकराज। ठीक है, तो अभी हाल ही में ये यूएस ओपन टेनिस की जो प्रतिस्पर्धा है वो समाप्त हुई है, और इस प्रतिस्पर्धा में इस प्रतियोगिता में स्पेन के कार्लोस अलकराज, मतलब कि ऑप्शन डी हमारे सामने सही ऑप्शन है, कार्लोस अलकराज। ठीक है, उन्होंने फाइनल मैच में नॉर्वे के कास्पर रूड को हरा करके ये जो खिताब है वो अपने नाम किया है। ठीक है, उसके अलावा जब हम महिला वर्ग में बात करें तो ईगा स्वियातेक, ईगा स्वियातेक,
इन्होंने फाइनल में ट्यूनीशिया की ओंस जेबुअर को हरा करके महिला एकल का खिताब जीता। ठीक है, तो इनके नाम पर आया, कार्लोस के नाम पर आया पुरुष एकल का खिताब, और ईगा के नाम पर आया यहां पर महिला सिंगल्स का खिताब, महिला एकल का खिताब। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, कार्लोस अल्कराज। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की हुई है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारे सामने मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है हमारे सामने राजस्थान, ऑप्शन सी है हमारे सामने छत्तीसगढ़, और ऑप्शन डी है हमारे सामने गुजरात। ठीक है, तो शहरी क्षेत्रों में परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए मनरेगा की तर्ज पर ही एक योजना शुरू की गई है, और उसी योजना का नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। ठीक है, शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसके तहत पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, विरासत संरक्षण, उद्यानों का रखरखाव, अतिक्रमण हटाना, अवैध साइन बोर्ड, होर्डिंग और बैनर, इन सबको वहां हटाना, स्वच्छता पर स्वच्छता के लिए स्कीम चलाना, इन सभी परियोजनाओं को शुरू किया जाएगा, जो इसका मुख्य उद्देश्य है। और इस योजना को ऑप्शन बी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने शुरू किया है। ठीक है, तो यहां पर हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी, राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन बी, जहां पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना मनरेगा की तर्ज पर शुरू की जा रही है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, और यह प्रश्न कहता है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन ए एलेक्स फिंच, ऑप्शन बी वोल्कर टर्क, ऑप्शन सी मिलेन जॉन, या ऑप्शन डी सर्विया फेरेडी। ठीक है ना, तो कि हमारे सामने जो चारों ऑप्शन हैं, ठीक है, उसमें जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन बी, वोल्कर टर्क। ठीक है, तो वोल्कर टर्क जो है वो ऑस्ट्रिया के वरिष्ठ राजनयिक हैं। ठीक है, और उनको वैश्विक निकाय का मानवाधिकार प्रमुख नियुक्त किया गया है। जो चीज बताने काबिल है वो यहाँ वो ये है कि जिनेवा स्थित मानवाधिकार के उच्चायुक्त के तौर पर चिली की मिशेल बैचलेट का स्थान लेने वाले हैं। मतलब कि वोल्कर टर्क की जगह पर पहले इस पद के ऊपर मिशेल बैचलेट, ठीक है ना, नाम है इनका मिशेल बैचेलेट। ठीक है, उनका स्थान लेंगे जो चिली से ताल्लुक रखती हैं। ठीक है, और जो बात जानने काबिल है वो ये कि ऐसे समय पर इनकी नियुक्ति हो रही है कि जब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने चीन में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के विरुद्ध आरोप लगाए हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाते हैं हमारा ऑप्शन वी, वोल्कर टर्क संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख बनाए गए हैं। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? ऑप्शन ए रविंद्र खेड़ा, ऑप्शन बी गुरतेज सिंह, ऑप्शन सी जोगिंदर बेदी, या ऑप्शन डी नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर बात करें डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले एथलीट के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो डायमंड लीग के बारे में जब बात करी जाए तो ट्रैक एंड फील्ड से रिलेटेड है, ये सबको पता होगा। और जिसने भी ये खिताब जीता है वो भारत का ऐसा पहला एथलीट बना है जिसको ये खिताब मिला है। ठीक है, और जिन्होंने भी खिताब जीता उन्होंने 2017 में और 18 में भी इस ट्रॉफी के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन वो टॉप 5 में भी नहीं पहुंच पाए थे। और इस बार उन्होंने इस खिताब को जीता है, और ऐसा करने वाले हैं भारत के पहले क्या कहते हैं इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा। इन्होंने डायमंड लीग ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, तो अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। यह प्रश्न कहता है
यूएनडीपी, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, द्वारा जारी वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये कब कहना चाहिए, एक इंडेक्स है जो क्या कहते हैं आती है, और क्या कहते हैं इसमें भारत की पोजीशन को बहुत कहना चाहिए ना क्लोजली ऑब्जर्व किया जाता है कि भारत की पोजीशन कहाँ पर है। और ऑब्जर्व भी इसीलिए किया जाता है कि भारत की पोजीशन इन जनरल कभी भी बहुत अच्छी नहीं होती, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारे सामने 132वां, ऑप्शन बी है हमारे सामने 134वां, ऑप्शन सी है हमारे सामने 123वां, और ऑप्शन डी है हमारे सामने 127वां, ठीक है। तो जब हम इस सूचकांक के बारे में बात करें तो वर्ष 2021 के सूचकांक में भारत को 191 देशों में 132वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब 191 देश 132वां स्थान है, तो इसको कोई बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। और कंपैरिजन भी किया जाए तो सन 2020 के साथ में, तो सन 2020 में जो 189 देशों में भारत को 131वां स्थान मिला था, ठीक है। और जो बात यहां बताने काबिल है, गौरतलब है, मानव विकास सूचकांक किसी भी देश के स्वास्थ्य, शिक्षा और औसत आय का संकेतक है, जिससे इन तीन चीजों के बारे में हमको आइडिया मिलता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है हमारा ऑप्शन ए, 132nd प्लेस, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, और ये प्रश्न कहता है किस देश ने हाल ही में खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है, ठीक है। अब इस क्या कहते हैं जो डेवलपमेंट है, जो कहना चाहिए एक तरीके का जो विकास हुआ है, वो उसको कोई बहुत अच्छा तो नहीं बोला जा सकता, बिकॉज परमाणु संपन्न होने का मतलब है कि व्हाट टू से, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के मामले में, या कह लीजिए कि किसी को, जैसे कहते हैं ना कि दो न्यूक्लियर पावर वाले कंट्रीज अगर एक दूसरे से कभी भिड़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व को नुकसान होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है हमारे सामने उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी है हमारे सामने जापान, और ऑप्शन डी है हमारे सामने श्रीलंका, ठीक है। तो आ, अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही इस देश ने अपने आप को परमाणु हथियारों से लैस परमाणु संपन्न देश घोषित किया है, और ऐसा करने वाला जो देश है वो है ऑप्शन बी, उत्तर कोरिया, ठीक है। और जो वहां के शासक हैं किम जोंग उन, उन्होंने इस बात की घोषणा की है, ठीक है ना। तो खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित करने वाला जो देश है वो उत्तर कोरिया बन गया है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, किस लंबी कूद एथलीट ने गोल्डन फ्लाई सीरीज टेस्टाइन एथलेटिक्स मीट में जीत हासिल की है, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारे सामने अविनाश साबले, ऑप्शन बी है हमारे सामने जैस्विन एल्ड्रेन, ऑप्शन सी है हमारे सामने प्रवीण पॉल, और ऑप्शन डी है हमारे सामने डीपी मनु, ठीक है ना। तो पहले तो लंबी कूद से रिलेटेड ये प्रतियोगिता है, ठीक है, गोल्डन फ्लाई सीरीज लिक्टेनस्टाइन, ठीक है। और ये कारनामा करने वाले भारत के लंबी कूद के जो एथलीट हैं उनका नाम है जैस्विन एल्ड्रिन, जो यहां पर हमारा ऑप्शन बी बनता है, ठीक है ना, जैस्विन एल्ड्रिन, ठीक है ना। और इन्होंने 8.12 मीटर की जंप लगा करके जीत हासिल की है, ठीक है, ऑप्शन बी जैस्विन एल्ड्रेन, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, और यह प्रश्न कहता है भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के किस तीसरे स्टील्थ युद्धपोत को
मुंबई में हाल ही में लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। युद्धपोत के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन ए है हमारे सामने तारागिरी, ऑप्शन बी है हमारे सामने सारागिरी, ऑप्शन सी है हमारे सामने गारागिरी, और ऑप्शन डी है हमारे सामने अशोकागिरी। खैर जो भी है वो गिरी से रिलेटेड यहाँ पर टर्म निकल करके आ रहा है, ठीक है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, तारागिरी। ठीक है, तो तारागिरी मुंबई में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17 ए के तीसरे स्टिल्थ युद्धपोत को लॉन्च किया गया है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, और यह प्रश्न कहता है केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदल करके क्या रखा है? एक, आजाद वे, बी, भारत पथ, सी, कर्तव्य पथ, या डी, अटल वे। ठीक है ना। तो यहां पर हम आपको बता दें कि नई दिल्ली में इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन, ठीक है ना, राष्ट्रपति भवन कहां पर है? रायसीना हिल्स। ठीक है, वहां तक के पथ को राजपथ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इसी पथ पर प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर भव्य परेड और झांकियां निकाली जाती थीं। अब इसी पथ का नाम बदल करके उसका नाम रख दिया गया है ऑप्शन सी, कर्तव्य पथ। ठीक है, तो राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ रख दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, और यह प्रश्न कहता है कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए है हमारे सामने 3, ऑप्शन बी है हमारे सामने 4, ऑप्शन सी है हमारे सामने 5, और ऑप्शन डी है हमारे सामने 7। ठीक है, तो वर्ष 2022 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें कंबोडियाई मनोचिकित्सक सोथियारा छिम, ठीक है, इनको ये मनोचिकित्सक ने ध्यान रखना है, जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हतोरी। ठीक है, इन दो के अलावा फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ बर्नाडेट मेड्रिड। ठीक है, और फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी बेनचेघी, गैरी बेन चेघी। ठीक है, इन लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो सही ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन बी, 4। ठीक, 4 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसके पहले जब यह पुरस्कार पिछले वर्ष दिया गया था तो वो 5 लोगों को दिया गया था। ठीक है ना, इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि इस वर्ष सन 2022 में 4 लोगों को दिया गया है, पिछले वर्ष ये 5 लोगों को दिया गया था। तो अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, और यह प्रश्न कहता है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? ठीक है ना, किस केंद्र शासित प्रदेश में? ठीक है, भारत का पहला वर्चुअल स्कूल। ऑप्शन ए है हमारे सामने जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है हमारे सामने पुडुचेरी, ऑप्शन सी है हमारे सामने दिल्ली, और ऑप्शन डी है हमारे सामने लद्दाख। ठीक है, तो पहली चीज तो जब वर्चुअल स्कूल के बारे में बात हो रही है तो इस स्कूल में जो क्लासेस होने वाली हैं वो ऑनलाइन होने वाली हैं, और जो रिकॉर्ड किए गए लेक्चर्स हैं वो भी ऑनलाइन ही शेयर किए जाएंगे। ठीक है, और ये भी बता दें आपको कि मान्यता प्राप्त स्कूल से 8वीं उत्तीर्ण कर चुके 13 से 18 वर्ष की आयु के छात्र इस स्कूल में दाखिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरीके के स्कूल को शुरू करने वाला पहला केंद्र शासित राज्य
बन गया है ऑप्शन सी, दिल्ली। ठीक है, जहां के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने भारत के पहले डिजिटल स्कूल की शुरुआत कर दी है। ठीक है ना, ऑप्शन सी दिल्ली यहां पर हमारा सही उत्तर होता है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है हमारे सामने निर्मला चौहान, ऑप्शन बी है हमारे सामने शोभा देवदत्त, ऑप्शन सी है हमारे सामने प्रियंका मौर्य, और ऑप्शन डी है हमारे सामने वसुधा दत्त। ठीक है ना, तो पहले तो ये बता दें कि अभी अभी तक इस पद के ऊपर एन वेणुधर रेड्डी, ठीक है, एन वेणुधर रेड्डी कार्य करते रहे हैं। ठीक है, वो इस पद के ऊपर हुआ करते थे। ठीक है, अब उनका स्थान इस पद के लिए, मतलब कि समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के लिए उनका स्थान लेंगी ऑप्शन डी, वसुधा गुप्ता। वसुधा गुप्ता, ठीक है, और इसके पहले वसुधा गुप्ता पत्र सूचना कार्यालय की महानिदेशक थीं। ठीक है ना, पत्र सूचना कार्यालय की महानिदेशक हुआ करती थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, वसुधा गुप्ता। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, और यह प्रश्न कहता है किस कंपनी ने हाल ही में फॉल्कन 9 रॉकेट लॉन्च किया है? ठीक है ना, फॉल्कन 9। ठीक है ना, ऑप्शन ए है हमारे सामने नासा, ऑप्शन बी है हमारे सामने स्पेस एक्स, ऑप्शन सी है हमारे सामने टेस्ला, और ऑप्शन डी है हमारे सामने गूगल। ठीक है ना, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्पेस एक्स। ठीक है, और स्पेस एक्स ने हाल ही में फॉल्कन 9 रॉकेट पर 34 अतिरिक्त स्टारलिंक उपग्रह को उसकी ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया है। ठीक है ना, तो यहां पे सही उत्तर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी, स्पेस एक्स। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, और यह प्रश्न कहता है हमारा किस राज्य में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया है? ठीक है, किस राज्य में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए है हमारे सामने उड़ीसा, ऑप्शन बी है हमारे सामने बिहार, ऑप्शन सी है हमारे सामने पंजाब, और ऑप्शन डी है हमारे सामने अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो यहां पर हाल ही में, ठीक है ना, मोक्ष की भूमि गया, ठीक है, जो कि बिहार राज्य, मतलब ऑप्शन बी, बिहार, ठीक है, गया जो कि बिहार राज्य का एक शहर है, वहां पे देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया है। और जो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने फल्गु नदी, ठीक है ना, फल्गु नदी, ठीक है ना, इस पर बने इस रबर डैम का उद्घाटन किया है। ये डैम 400 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, बिहार। आते हैं अब अपने अगले प्रश्न के ऊपर, और ये प्रश्न कहता है द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ परमवीर शीर्षक वाली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, ऑप्शन ए है हमारे सामने रॉबिन कुमार धवन, ऑप्शन बी है हमारे सामने बिपिन रावत, ऑप्शन सी है हमारे सामने विजय कुमार सिंह, ऑप्शन डी है हमारे सामने सूबेदार मेजर यादव। ठीक है, तो ये जो पुस्तक लिखी गई है वो योगेंद्र सिंह यादव, योगेंद्र सिंह यादव, उनके वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनकी प्रेरक कहानी के बारे में है द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ परमवीर। और इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, सूबेदार मेजर
यादव। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, और हमारा ये प्रश्न कहता है कि फुटबॉल खेल के विकास के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अभी पिछले दिनों फुटबॉल भारतीय फुटबॉल महासंघ जो है वो काफी चर्चा में भी रहा था। ठीक है, तो उसने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब हमारे सामने ऑप्शन चार हैं। ऑप्शन ए सा AIFF.com, ऑप्शन बी है हमारे सामने, ठीक है, ए आई एफ एफ बा AIFF.com, ऑप्शन सी हमारे सामने का AIFF.com, ऑप्शन डी हमारे सामने द AIFF.com। ठीक है, तो खेल के चौमुखी विकास की खातिर सुझाव और रचनात्मक आलोचना आमंत्रित करने के लिए भारत में फुटबॉल की जो सर्वोच्च नियामक संस्था है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, AIFF, ठीक है ना, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, उसने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और जिसका नाम है ऑप्शन डी, द AIFF.com। ठीक है ना, तो जब हम यहां पर इस तरीके से देखें तो AIFF आना तो लाजमी बात है, जो चारों में आ रहा है, .com सब कहीं होता है। ठीक, तो द हमको ध्यान रखना है, ठीक, द AIFF.com ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। भारत ब्रिटेन ने कितने देशों के लिए कराया साइबर हमले से निपटने के लिए रैम्सवेयर सुरक्षा अभ्यास। ऑप्शन ए 22 देश, ऑप्शन बी 29 देश, ऑप्शन सी 26 देश, या ऑप्शन डी 16 देश। ठीक है ना, तो भारत ने ब्रिटिश सरकार के सहयोग से कंप्यूटर वायर के जरिए ऑनलाइन कंप्यूटर प्रणालियों पर एक बड़े साइबर हमले से निपटने की तैयारी कराने के लिए रैंसमवेयर, ठीक है ना, रैंसमवेयर, ठीक है ना, सुरक्षा अभ्यास का ऑनलाइन आयोजन किया था। और इसके तहत उन्होंने 26 देशों के लिए, ऑप्शन सी, 26 देशों के लिए यह अभ्यास कराया था। ठीक है ना, तो यहां पर सही उत्तर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी, 26 देश। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, सॉरी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, ठीक है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुमान के मुताबिक भारत किस देश को पीछे छोड़ विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चाइना, या ऑप्शन डी ब्रिटेन। ठीक है ना, तो पहले तो ये बता दें कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका, उसके बाद चीन का नंबर आता है, उसके बाद जापान का नंबर आता है, उसके बाद जर्मनी का नंबर आता है। ठीक है, तो चीन, अमेरिका, जर्मनी और जापान, तो भाई एक ही ऑप्शन यहां पर बचता है, ऑप्शन डी ब्रिटेन। ठीक है, तो भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ठीक है, और ऐसा अनुमान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बताया है। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी ने एशियाई जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो मिश्रित युगल में जोड़ी थे, उसमें कौन कौन से खिलाड़ी थे, हमको उनका नाम यहां पर बताना है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए हमारे सामने मनिका बत्रा, अंकिता दास, ऑप्शन बी हमारे सामने पायस जैन और यशस्विनी घोरपड़े, ऑप्शन सी है हमारे सामने एंथोनी अमलराज और शरद कमल अचंता, सॉरी, और ऑप्शन डी हमारे सामने शरद कमल अचंता और मनिका बत्रा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है, और कहना चाहिए ये स्वर्ण पदक जीतने के लिए इस जोड़ी ने चीन के हान जिन युआन और किन युक्सुआन को 3-2 से हरा करके एशियाई जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और जो वो दो खिलाड़ी थे उनके नाम है ऑप्शन बी, पायस जैन और यशस्विनी घोरपड़े। ठीक है, तो यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी।
अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। यह प्रश्न कहता है, पहला होम्योपैथी अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन किस देश द्वारा आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए है हमारे सामने जर्मनी, ऑप्शन बी है हमारे सामने दुबई, ऑप्शन सी है हमारे सामने ईरान, या ऑप्शन डी है हमारे सामने इराक। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो जो ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसका जो उद्देश्य था, उसका जो मकसद था, वो चिकित्सा दवाओं और प्रथाओं की होम्योपैथिक प्रणाली को लोगों को, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को उसके बारे में एजुकेट करना और उसको बढ़ावा देना। और ये जो शिखर सम्मेलन था वो दुबई में, अर्थात ऑप्शन बी हमारा है, वहां पर ये आयोजित किया गया था। ठीक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, दुबई। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। ठीक है? 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया है? अभी पीछे भी एक इस तरीके का प्रश्न आया हुआ था हमारे सामने, तो ये प्रश्न कोई बहुत नया तो नहीं है। फिलहाल हमारे सामने चार ऑप्शन है, उनमें ऑप्शन ए है हमारा सोथियारा छिम, ऑप्शन बी हमारे सामने तदाशी हथोरी, ऑप्शन सी है हमारे सामने बर्नाडेट मिड्रिड, और ऑप्शन डी है हमारे सामने गैरी बेन चेघी। ठीक है? तो जैसे हमने कहा कि इस वर्ष 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की घोषणा करी जा चुकी है। ठीक है? जिनमें 4 लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, और कंबोडियाई मनोचिकित्सक जिनको ये पुरस्कार दिया गया है, उनका नाम है ऑप्शन ए सोथियारा छिम। ठीक है ना? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है हमारा सोथियारा छिम। ठीक है? आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। यह प्रश्न कह रहा है कि क्वाड एसओएम बैठक, ठीक है ना, सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है? ऑप्शन ए है हमारे सामने चाइना, ऑप्शन बी है हमारे सामने भारत, ऑप्शन सी है हमारे सामने जापान, और ऑप्शन डी है हमारे सामने अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है। इस प्रश्न के ऊपर हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक हम उम्मीद करते हैं आप हमारे वीडियो को देखेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे वीडियोस को लाइक भी करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करेंगे। और इस प्रश्न का उत्तर हमको आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्दी आपसे अपने अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।